कलयुग की मंत्रा शिक्षाप्रद कहानी। उस दिन मीनाक्षी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मीनाक्षी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम जानवी है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मीनाक्षी ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। जानवी मीनाक्षी को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। मीनाक्षी थोड़ा सकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना। कौन सा खुद के पस में रख लेती हो? जानवी बालों को पीछे झटकते हुए बोली। नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मीनाक्षी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में जानवी मीनाक्षी को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल न कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। जानवी को देखकर मीनाक्षी खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सोंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। मीनाक्षी बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्तपम, चटनी, सांभर को देखकर तो जानवी बोल पड़ी, हे भगवान, ये सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो ये सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? मीनाक्षी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती है। ये सुनकर जानवी की तो आंखें चौड़ी हो गई पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। मीनाक्षी उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासुमाँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती है। कहती है, थक कर आई हो जाओ, पहले थोड़ा समय खुशी बेटी के साथ खिलो, थोड़ा समय अजय पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मानसी तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? जानवी चिंतित होते हुए बोली। मीनाक्षी थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। अजय तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट, शराब तो दूर, एक लौंग तक का सेवन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो। घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि मना करेगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं। अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? जानवी ने गंभीरता से कहा। मीनाक्षी विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? मीनाक्षी को विचारों में खोया देखकर जानवी फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मीनाक्षी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है।
मीनाक्षी आश्चर्य से जाह्नवी को देखते हुए, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। जाह्नवी बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे श्याम को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। मीनाक्षी ने कुछ आश्चर्य कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि जाह्नवी कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मीनाक्षी घर पहुंची तो रोज की तरह सासू मां ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज मानसी को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने खुशी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिनभर की बातें नहीं सुनी। वो हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मीनाक्षी के दिमाग में जाह्नवी की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने कारण जाह्नवी अक्सर मीनाक्षी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मीनाक्षी के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मीनाक्षी भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू मां पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मीनाक्षी की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहां पर सिर्फ मीनाक्षी, अजय और खुशी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका ये सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। जाह्नवी की बातों के प्रभाव में आकर मीनाक्षी अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी अजय से कर चुकी थी। अजय उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन अजय की माँ अजय से बोली, देख उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। अजय बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, ये निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में, ऐसा करते हैं उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, ये भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मीनाक्षी के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन मीरा आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासुमाँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन मीरा बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासुमाँ मिली है। मीनाक्षी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटी को काबू में करके रखने के लिए, इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मीनाक्षी तो वहाँ से हट गई। पर मीरा सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? ये सारी बातें जो उसने कही वो उसकी नहीं लगती है। मीरा ने मन में कुछ सोचा। वो छोटी जरूर थी पर समझदार चालाक थी। उसने सोचा अभी अगर वह मीनाक्षी को कुछ समझाने गई तो मीनाक्षी उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि मीनाक्षी को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों मतलब मीनाक्षी, मीरा और खुशी सोने जा रहे थे, साली साहिबा आई है तो मानव दूसरे कमरे में सोता है, तो खुशी की कहानी सुनाने की जिद पर मीरा बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मीनाक्षी को देखते हुए पूछा, दीदू क्या आपने खुशी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मौसी सुनाती थी? खुशी किंचित रोष से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनी, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुनाकर इसकी आदतें खराब की है। मीरा बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो खुशी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है आम के अचार के साथ। खुशी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है।
और बनाना भी आसान होता है ना मासी? मीरा ने खुशी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफर पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकलते हैं वह? खुशी आंखें बड़ी करते हुए बोली। मीरा बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब खुशी भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई, जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। मीरा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे तू तब साना तब खाया तब चला। धान बेचारा कूटा खाया चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा, तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा, सत्तू लपे तू तब साना तब खाया तब चला। धान बेचारा कूटा खाया चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना